हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पे, जो उन्होंने बेल दी है एक्टिविस्ट को। बट साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है बेसिकली एज अ बेंचमार्क, कि कोई बेंचमार्क नहीं सेट हो गया है कि यूएपीए को लेके इन्होंने जो लॉ के बारे में बोला है कि ऐसे टेररिस्ट एक्ट नहीं लगाना चाहिए इन जनरल केसेस। तो वो उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी वर्डिंग्स रही हैं, वो जो भी उन्होंने केस के बारे में कहा है, चलिए हम इंटरवीन नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। बट ये कोई प्रेसिडेंट की तरह नहीं होगा, कोई बेंचमार्क नहीं बन गया कि कोई कल को आगे आने वाले केसेस में इनकी इस केस की रेफरेंस दी जाए। ठीक है। बेसिकली प्रेसिडेंट का मतलब ही यही होता है कि कोई बेंचमार्क बन जाना, कोई रूल मार्क बन जाना, कि आगे आने वाले केसेस में या जो इससे रिलेटेड केसेस हैं उन केसेस को भी इसके रेफरेंस के तौर पे देखा जाए। तो वो नहीं ऐसे ट्रीट होगा ये वाला केस। उस वक्त पेज 4 पे था, पंजाब की एक न्यूज़ थी ऑन माइनर मिनरल्स। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है माइनर मिनरल्स। और एक ना माइनर मिनरल्स के साथ एम सैंड बहुत चला था जनवरी के उसमें। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो ये 27 जनवरी का एनालिसिस सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि 2019 में प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आया था एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। उस पर एक एडिटोरियल पे था, जैसे मैंने को बताया था कि सीबीएसई का जो स्कीम आई है वो हमें नहीं देखने का मतलब है, हमें ये देखना उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो आज जितना बता रहा हूँ आज थोड़ा सा बताऊंगा। ये अपने अपने ना आप जब ये लिखेंगे तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इस पे आएंगे। मेरी उम्मीद यही है कि आने चाहिए, कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। अभी नहीं आएंगे तो जब इसकी इम्प्लीकेशंस आने लगेंगी तब आएंगे, तब हम इसको अपना पूरा करेंगे। तो अभी ये स्कीम बेसिकली क्या है ना, 10th 11th 12th में इन्होंने वेटेड एवरेज स्कोर करें 30 30 40। अब उसमें क्या है कि वो कहते हैं मेजर चैलेंज क्या आएगा। देखिए 10th और 11th के तो एक्चुअल स्कोर जो लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे उसके बिहाफ पे हो जाएगा। बट जो मेजर चैलेंज अप्रोच मतलब तंग करेगा उनको, वो होगा क्लास 12th के मार्क्स को इंक्लूड करना। ठीक है। जो स्कूल रिजल्ट की कमेटी बैठेगी, उनकी सक्सेस ही उस डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से इंक्लूड करेंगे क्लास 12th के मार्क्स को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सबके पास डिवाइसेस थे, सबने ऑनलाइन क्लासेस सुनी हो, सबके पास इंटरनेट थे, और सबने हो सकता है एग्ज़ाम्स दिए भी ना हो। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि क्लास 12th में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, ज़्यादातर जो पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन हुई है। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ना दिए हों, ना अटेंड करी हों क्लासेस। अगर कईयों ने एग्ज़ाम्स दिए भी होंगे तो अटेंड नहीं करी होंगी क्लासेस, तो उतना इफेक्टिवली वो नहीं दे पाए होंगे पेपर। तो और ना किसी को पता था कि बोर्ड्स नहीं होंगे तो हमें अभी अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जनरली क्या ना, पेपर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लीनियंट ले लेते हैं स्कूल टेस्ट वगैरह को। तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि उसको कैसे एड्रेस करेगी स्कूल रिजल्ट कमिटीज़। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक इसमें डर है फ्रॉड होने का भी, क्योंकि हमने यूके में भी देखा है जहाँ पे ये वेटेड स्कोर एवरेज स्कोर दिया गया था, इवैल्यूएशन सिस्टम दिया गया था, वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स थे उन्होंने स्कूल्स पे प्रेशर डाला था कि उनके वार्ड्स को, मतलब उनके बच्चों को अनफेयर हाइक दिया जाए ग्रेड्स में। तो उस टाइम हमने यूके में भी ये फ्रॉड देखा है। तो अब पता नहीं हिंदुस्तान में क्या होगा। बट फॉर फेयरनेस सीबीएसई ने मैंडेट किया है कि एक्सटर्नल्स मेंबर भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे इन द रिजल्ट कमेटी। जो रिजल्ट कमेटी बैठाई जाएगी उसमें एक्सटर्नल मेंबर्स भी होंगे, और वो स्टूडेंट्स के एप्रीहेंशंस को सॉल्व करने में भी पूरी हेल्प करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जब ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ उस टाइम देखेंगे। एक एडिटोरियल पे था यूएस एंड रशिया बायलैटरल मीट। अभी इसमें आपने ये देखा होगा, ये इंटरनेशनल पेज पे भी बहुत बड़ा आया हुआ है। उसमें फिर उन्होंने यूएस का जो बिडेन जो है, जो जिसको मिले G7 में क्या फोकस करा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि G7 में उन्होंने उनका ज़्यादातर फोकस चाइना के ऊपर ही था। उसको बार बार देखने का कोई तुक नहीं बनता है, बहुत बड़ा दे रखा है। देखिए उनके पास जगह नहीं होती है तो वो जगह होती है फालतू, तो सोचते हैं इसको पूरा एक पेज देते। देखिए जितना देखने लायक है कि हाँ ठीक है बिडेन और पुतिन मिले, एज सच कोई कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं हुई है अभी तक। ना ही कोई कंसोलिडेटेड उन्होंने टॉक्स किए हैं जिसके ऊपर नोट्स बने। और ये जो आर्टिकल इसमें लिखा भी है तो उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, एज सच वो भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दे रखी है। तो उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या ना इंटरनेशनल पेज पे देखने वाली बात है ना इस पे। एक एडिटोरियल आपने देखा होगा कि जो सेम सेक्स मैरिज को लेके था, वो बहुत ज़्यादा लीगल टर्म्स में चल रहा है। दूसरा एंटी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक कि वो अगर आप पढ़ेंगे भी, अगर आप खुद भी अपने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक वैक्सीनेशन को लेके तो बहुत जनरलाइज्ड दे रखा था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसमें एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि आप उस एडिटोरियल से लेके नोट्स बनाएं। ना ही
वर्थ टू रीड या नॉट वर्थ टू रीड, मैं क्या होता हूँ कहने वाला आपको, वो आपकी इच्छा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो खोएंगे नहीं कुछ आप। उसके बाद एक पेज 9 पे था बीटी कॉटन के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। एचटी बीटी कॉटन का दे रखा था। एक तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। बीटी कॉटन जो है, इट इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। याद रखिएगा, कब किया कब नहीं किया वो हम सब देखेंगे, बट ये याद रखिएगा बीटी कॉटन ही एक ऐसी जीएम क्रॉप है जिसको अलाउ किया गया फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। चाहे आपके पास क्वेश्चन में बीटी ब्रिंजल के बारे में आए, चाहे मस्टर्ड के बारे में, किसी के बारे में भी आए, सिर्फ बीटी कॉटन को ही अप्रूव किया गया है। अब उसमें क्या है, इसको जेनेटिकली, बीटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैसिलस थ्रिनजेनेसिस होता है। इसको क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ताकि इसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड डाल दिया जाता है। उससे क्या है कि वो कॉटन बॉलवॉर्म, कॉमन पेस्ट, इन सब से लड़ जाता है वो क्रॉप ही। तो उनको अलग से ये इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर ही इटसेल्फ एक इंसेक्टिसाइड होता है जो ये कॉटन बॉलवॉर्म, एक जो कॉमन पेस्ट है जो कॉटन को खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसकी खेती को डिस्ट्रॉय करता है, उससे ये लड़ लेता है। अब एच टी बीटी कॉटन क्या है? एच टी बीटी कॉटन क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी क्रॉप। इसमें क्या है, एक लेयर ऐड कर दी जाती है ताकि ये जो प्लांट है वो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के भी काम आ जाए, मतलब उससे भी लड़ ले। हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है फिर, अगर ये एच टी बीटी कॉटन उगाया जाता है। बट एक ही बात याद रखिएगा, इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द रेगुलेटर, इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। उसमें क्या है कि उनको लगता है कि अगर कल को हमने ये हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट जो इसके अंदर है, इसको जो रेजिस्टेंट बनाता है, अगर हमने ये कमर्शियली इसको इजाजत दे दी तो क्या होगा, पॉलिनेशन इफेक्ट्स है ना। पॉलिनेशन आपको पता होगा कि अगर हवाओं से भी हो सकता है पॉलिनेशन इफेक्ट, या एक पंछी ने वहां से लिया या मधुमक्खियों ने लिया, दूसरी जगह छोड़ दिया, तो उन दूसरी प्लांटेशंस पे भी जा सकता है वो इफेक्ट। तो कहते हैं कि इससे ना खतरा रहेगा सुपरवीड्स बनने का, क्योंकि जब ये आसपास के प्लांट्स पे जाएगा थ्रू पॉलिनेशन, उनको भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना देगा, तो ये खतरनाक सुपरवीड्स पैदा कर सकता है। इस वजह से इसको एचटीबीटी को अप्रूवल नहीं मिली है। अब क्या है कि हमें थोड़ा सा फैक्ट्स देखने होंगे कि इंडिया में कौन देता है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है, ये एपेक्स बॉडी है अंडर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ये है जो अलाउ करती है कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। 2002 में दे हैव अलाउड द कमर्शियल रिलीज ऑफ बीटी कॉटन। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो 95% से ज्यादा की जो कॉटन एरिया है वो बीटी कॉटन के अंडर आ चुका है। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और अगर आप इलीगल यूज करते हो कोई भी जीएम क्रॉप का दैट हैज नॉट बीन अलाउड बाय द जीएसी एंड द रेगुलेटर, तो आपको अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो भी दंड दुंड होगा वो इसके अंडर होगा। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल पेज पे कुछ चीजें थी, जैसे टर्की वाला था एक केस की टर्की को एयरपोर्ट काबुल का। दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट ना, मत नोट्स बनाइएगा। मैंने एक एक हम लाइन पढ़ते हैं, हम एक एक नोट्स पढ़ते हैं। अगर हम आपको नहीं कह रहे हैं कि वो पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, तो बेफिजूल में कहीं और से सुन के कहीं और से समझ के नोट्स मत बनाइएगा, बल्कि मत कीजिएगा नोट्स को। कुछ भी यूजफुल नहीं था। इंटरनेशनल पेज पे आपने देखा होगा यूएस का वैक्सीन को लेके भी वो चल रहा था, उसको में भी कोई ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। एक जनरल न्यूज़पेपर में आएंगी ये चीज़ें, ये नहीं है कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाएं। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि एक ने रिक्वेस्ट की है कि सर अगर आप पीडीएफ दे सकें तो। देखिए कुछ टाइम लगेगा पीडीएफ देने में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर वैसे बेहतर यही होता है कि जब आप नोट्स पहले तो सुनिए, फिर आप इसके जैसे पहले ही पेज कंप्लीट होता है तो आप पॉज करके दोबारा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पॉज करके, क्योंकि क्या होता है कि एक बार सुनने के बाद जब आप वो चीज़ हाथ से लिखते हैं ना, तो वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। कॉपी पेस्ट का मत करिए। आप पहले जो हम बोलते हैं, अगर हम भी बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट, हमारा मतलब ये होता है कि हमारी बात को सुनिए, उसके बाद जैसे हमने लिखा है वैसे लिखिए आप। जब आप हमारी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और जब लिखेंगे ना खुद अपने हाथ से, आप बिलीव करिए कि बहुत लंबा इफेक्ट रहता है इसका। आपको वो चीज़ काफ़ी देर तक याद रहेगी जब आप खुद लिखेंगे। ये कंप्यूटर का ज़माना में कॉपी पेस्ट करके याद रख लेना, वो चीज़ मत करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कंप्यूटर पे भी नोट्स बना रहे हैं तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लिखिए उस चीज़ को। जब आप लिखते हैं आपकी हाथ और दिमाग साथ में चलेगा ना, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।